अगर आप भगवान शिव को कहीं भी आप देखेंगे ध्यान में मगन रहते हुए मिलते हैं, तो इसलिए भगवान शिव को आदि योगी कहा गया। जोश में हम होश खो देते हैं और योग हमें होश सिखाता है। योगा क्या है? योगा जीवन जीने की कला है। एग्जैक्टली जो खालीपन है हमें सुसाइड की तरफ लेके जाता है। मुझे ब्रूस ली बहुत अच्छे लगते थे कि मुझे भी ब्रूस ली जैसा बनना है, ऐसे भाव था। योग और धर्म कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से? हमें ये भी समझना चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को तो प्यार कर रहे हैं और माँ बाप को नहीं कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हम भी माँ बाप होंगे। 3000 हमने योग शिक्षक तैयार कर दिए। लगभग हम 25 लाख लोगों से ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड हैं। जब आनंद की बात आई तो मैंने कम से कम 300-400 आध्यात्मिक किताबें पढ़ी और सभी धर्मों को जानने का प्रयास किया। आपने सुना होगा कि जानवर हंस नहीं सकता, और मैं दावे से बोलता हूँ जानवर हंसता है, हमसे भी बढ़िया हंसता है। आपको लगता है गुरुजी 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें योगा होना चाहिए? तो हो सकता है आने वाले समय में ओलंपिक में आए, इसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द स्काई टॉक्स। मैं संदीप यादव। मेरे साथ हैं आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले 30 साल से ज़्यादा टाइम से योगा से लोगों को ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाया है, जिनके सेंटर दुबई और राजस्थान में हैं, जिन्होंने 25 लाख से ज़्यादा लोगों को योगा से ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाया है। आज हम इनसे जानेंगे योगा से जुड़े तमाम सवालों के बारे में, योगा से ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं योगाचार्य ढाकाराम जी का। वेलकम सर। हरिओम, मुस्कुराता हूँ, नमस्कार। कैसे हो? मैं बहुत आनंद गजब में हूँ जी। तो गुरुजी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले योगा से। योगा क्या है? योगा क्या है? योगा जीवन जीने की कला है, और मुझे लगता है कि योग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी। जैसा हम बोलते हैं कोई भी काम होता है तो योग संजोग से हुआ, क्या बोलते हैं? योग संयोग से हुआ। और आज मैं आपकी और हमारे मुलाकात की बात करता हूँ तो भी योग संजोग से हुआ, और एक योग है कि आपका और हमारा मुलाकात हुआ। कि बहुत दिन से भी आपने कहा कि हम मिलना चाह रहे थे, इस प्रोग्राम को पहले करना चाह रहे थे, नहीं हुआ। उसका योग आज था, इसलिए आज हुआ। तो योग का मतलब है जीवन जीने की कला, योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था। जी सर, हम योगा की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें ना, पीछे चले अगर टाइम में जी, तो हमारे दर्शकों को एक बार बताओ कि योगा की हिस्ट्री कहाँ से रही है? योगा की हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपको कोई देखते ही मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि या आपके, क्योंकि आपके माध्यम से दर्शक हैं, है ना, अभी तो हम आपको ही दर्शक मानते हैं क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। रियल योगी देखते ही आपको कौन लगते हैं? कभी देखा आपने? जैसे पहले ही नज़रों में कितने प्यार हो गया, तो पहले ही नज़र में देखते ही योगी जैसे कौन लगते हैं? प्रेमानंद जी? नहीं, तो अभी के हैं, और आप मुझे सदियों पुराना लेके जा रहे हैं। अगर आप भगवान शिव को कहीं भी आप देखेंगे तो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए मिलेंगे, हिमालय में मिलेंगे, और ध्यान में मगन रहते हुए मिलते हैं। तो इसलिए भगवान शिव को आदि योगी कहा गया। क्या बोला है? आदि योगी। परमानंद जी महाराज तो अभी के संत हैं। कौन है? संत हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं, महान आत्मा है। लेकिन जहाँ हम देखते ही पहली नज़र में योग की बात करते हैं तो भगवान शिव हैं, इसलिए उनको आदि योगी भी कहा गया है। और कहीं कहीं पर वर्णन है योगेश्वर, भगवान कृष्ण को भी योगेश्वर का दर्जा है। तो भगवान शिव और पार्वती माँ के वार्तालाप के दौरान उनके माध्यम से योग की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। फिर तो इसको जन जन तक पहुँचाने में बहुत सारे ऋषि मुनियों का, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को एक कहते हैं ना, एक सिस्टमेटिकली वैज्ञानिक तरह से उन्होंने परोसा है। महर्षि घृण हैं, महर्षि श्वतमाराम हैं, महर्षि, तो बहुत सारे ऋषि जन हैं। तो वहाँ से ये आया है, तो सदियों से आ रहा है, चल रहा है। जी। गुरुजी, आपको लाइफ में किस मोमेंट पे मतलब योगा से ऐसे प्यार हो गया कि मेरे को अब योगा में ही जाना है? देखिए, बेसिकली मुझे प्यार था शरीर को स्वस्थ रखने से। बचपन से दबंग था और मुझे लगता था कि फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, ऐसा हर बच्चे में होता है। जब मैं 9 साल का या 8 साल का भी था तो मुझे कुछ ना कुछ
फिजिकल एक्टिविटीज़ करने का मन होता था। और बचपन में तो हम लोग गांव में गांव में रहे हैं, खेलना कूदना, और जितने भी गांव के खेल से हमने सब में भाग लिया है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कराटे से बड़ा प्यार था। ठीक है, सब खेल के बाद इवन गांव में बचपन में हम बांसों के धनुष बना करके, बांस जो आता है बैम्बो, उसके बाण बना के बचपन में हम उसको चलाया करते थे, गुंदेल चलाया करते थे। तो इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता कि मुझे कराटे सीखना है। और मुझे ब्रूस ली बहुत अच्छे लगते थे कि मुझे भी ब्रूस ली जैसा बनना है, ऐसे भाव था। और बस उसी के चक्कर में जब मैं ये सब किया तो कराटे की ढूंढ रहा था। कराटे के साथ जब मैं 9 साल की उम्र में कराटे सीखने का ही भाव था। और किताबों में मैंने देखा कि कहीं भी एक्सरसाइज दिख जाती, कहीं भी शरीर थोड़ा मोड़ा दिख जाता, तो लगता था हम भी ऐसा ही कर लें। तो पहले हमने एक्सरसाइज के रूप में शुरू किया, उसके बाद कराटे शुरू किए। तो हमारे एक मित्र ने कहा भैया कराटे को करना है तो कंसंट्रेशन बहुत चाहिए। और मैंने फील भी किया कराटे में बहुत सारा कंसंट्रेशन चाहिए। उसका कारण है कराटे की पूरी फाइट संदीप 2 मिनट का खेल है। आप पूरा मेहनत करिए और मालूम चला 2 मिनट में एक स्टेप्स आपके गलत हुए तो आप किए कराए पे पानी फेर दिया। तो इसमें कंसंट्रेशन चाहिए। और मैं बड़ा परमात्मा की अनुकंपा है मेरे ऊपर, मैं जब भी कराटे लड़ा मेरे हर बार गोल्ड मेडल आया। उसके लिए सबसे बड़ा कारण था कि जोश में हम होश खो देते हैं। क्या होते हैं जोश में। और योग हमें होश सिखाता है, अवेयरनेस सिखाता है। मुझे जब कोई भी अटैक करता था ना, मैं उसकी परवाह में अटैक करने में कभी भी माहिर नहीं रहा, मैं डिफेंस में माहिर रहा। तो मुझे जब कोई अटैक करते थे, मुझे पंच मारते थे, किक मारते थे, मैं उनकी किक की परवाह नहीं करता था। मैं देखता कहाँ से आ रहा है किक, कहाँ से आ रहा है पंच, तो मैं उसको ब्लॉक करता था। और जब उनका निशाना चूक जाता था तो उनको गुस्सा आता था और एग्रेसिव हो जाते थे। मैं उसमें हल्की सी मुस्कान दे देता था, उनको और गुस्सा आता था कि मैं तो पिटाई कर रहा हूँ, ये बंदा मुस्कान दे रहा था। जो मेरा अपोजिट जो होते थे फाइट करने के लिए, तो जो उसमें होश खो देते, तो मेरे उसका प्लस पॉइंट मुझे हर बार पॉइंट्स मिलते थे। तो ऐसे करते करते कराटे भी चल रहा था। तो फिर मेरे को योग को लगा कि नहीं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ब्रूस ली भी करा करते थे। मेरा रुचि योग में हुआ, पहले किताबों से हुआ, फिर आई थिंक 89 के अंदर में एस.के. जिंदल साहिब गुरुजी से संरक्षण में आया, योग सीखने लगा। तो दोनों चीज़ें साथ ही चल रही थी। ऐसे करते करते गाड़ी यहाँ तक आएगी पता नहीं था। तो मुझे लगता है परमात्मा ने इसीलिए हमें बनाया। तो फिर धीरे धीरे चलते गए, मंजिलें मिलती गईं। तो गुरु भी आगे से आगे, हम लोग जितने भी योग इंस्टीट्यूट भारत में हैं उन सब की तरीकों को, उनके माध्यमों को सीखने का मौका मिला। इस तरह से यहाँ तक हम पहुँचे। जी, तो गुरु जी अभी आपने बात करी गुरु श्री एस.के. जिंदल साहब जी जी, उनकी ऐसी कोई एक एडवाइस, ऐसी कोई बात जो आपको अभी तक हेल्प करती हो लाइफ में? वो मुझे कहा करते थे कि किसी के शरीर को मत देखो, अपने शरीर को देखो, शरीर के साथ ज़बरदस्ती मत करो। तो एक कहावत है कि लिसन योर बॉडी, बॉडी लिसन टू यू। आप शरीर की सुनिए तो शरीर आपका सुनेगा। तो जब भी हम आसन करते हैं तो ये हमें बहुत हड़बड़ी होती है, जल्दीबाजी होती है कि हम डिफ़िकल्ट आसन करें। लेकिन आसन डिफ़िकल्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें स्थिरम सुखम आसनम, आसन में समय देना और शरीर के साथ करना तो हमें अच्छा लगता है। और दूसरा, गुरुजी की हर चीज़ मुझे कभी कभी अच्छी लगती है कि हर चीज़ का बड़ा टेस्ट लेके खाया करते थे। वो अभी भी मुझे आदत है कि आप रोटी का निवाला लेंगे, उसके टमाटर के साथ अलग खाएंगे, खीरा के साथ अलग खाएंगे, मिठाई के अलग खाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो 80-85 की एज में भी हर चीज़ का स्वाद ले लेके खाते थे। ये चीज़ भी मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है। तो सर अभी गुरुजी अब बात करी गुरुजी की, है ना जी, आपको लगता है लाइफ में गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, गुरु का होना तो अनिवार्य है। जब गुरु की बात किया तो मेरे बहुत सारे गुरुजन रहे। मैंने 15 से 20 तरह की पेथियाँ मैंने सीखी। शायद आपको इसका नॉलेज नहीं होगा, अल्टरनेटिव पेथियाँ मैंने सीखी। गुरु कौन है? जो हमको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है। गुरु का मतलब होता है अंधेरे से उजाले की तरफ। तो जीवन में हम कभी भी परिपूर्ण नहीं होते, जो मैं फील करता हूँ। तो हर एक क्षेत्र के अलग अलग गुरु हो सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में चल के तो हम अच्छी चीज़ों को अपने आप को और पॉलिश कर सकते हैं। बिना गुरु के हम पॉलिश नहीं हो सकते, हम किसी भी क्षेत्र में हों।
और जब योग की बात आती है, अगर हमें आध्यात्म की उन्नति करनी तो अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी फील्ड में मैं कहता हूँ, चाहे हम स्कूल में पढ़ते भी थे, आपके मास्टर जी अच्छे हुए तो आपने देखा पढ़ाई अच्छी हुई। मैथमेटिक्स के कोई मास्टर होते थे यार, उनसे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर मोटिवेटेड देम, उनकी बताई हुई चीज़ें समझाने का तरीका अलग होता है, तो हमारा माइंड बड़ा क्लियर होता है। इसलिए गुरु का होना तो अत्यंत आवश्यकता है। और गुरु, अच्छा हम सीख के भी गुरु नहीं मानते। जो मैं बोलता हूँ कि हमें गुरु और माता पिता का पूरा रेस्पेक्ट होना चाहिए। मैं सभी को कहता हूँ कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर मदर, फादर एंड गुरु, क्योंकि हमारी माँ भी गुरु हैं। हम अपने माँ से, अपने पिता से संस्कार सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले गुरु तो हमारी माँ ही होती है, फिर हमारे पिता, फिर हमारे गुरु, जो भी इस आर्थिक भौतिक जगत को आगे बढ़ने के लिए भी गुरु चाहिए और आध्यात्मिक जगत को आगे ले जाने के लिए भी गुरु चाहिए। अभी सिर्फ बात की गुरुजी अभी है ना भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की, आपको लगता है हम भौतिक जीवन के अभी जाल में ज़्यादा फंस गए और हम आध्यात्म से दूर हो रहे हैं? देखिए, भौतिक जीवन में फंसना मेरा अपना पर्सनल विचार है। हम भौतिक जन्म में, इस भौतिक दुनिया में जन्म लिए हैं तो भौतिक होना तो हमारा स्वाभाविक है। और हर हमेशा आदमी भौतिकता की तरफ, भौतिक मतलब लगता है कि दुनिया में चलने वाले चहल पहल जो चीज़ें, रंग मनोरंजन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हर किसी की चाहना होती है। लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ भी लेके जाती है। क्या लेके जाती है? स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। तो पहले भी देखते हैं, तो अगर चाहना तो अभी क्या, आप किसी भी सदी में मुझे बता दीजिए आदमी को आगे बढ़ने की चाहना नहीं हो, या राजा नहीं बनना चाहते हो, या मंत्री बनना नहीं चाहते हो, या ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, तो शुरू से ही हाँ मनुष्य वृत्ति में रहा है। लेकिन उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं उसका हमें फ़र्क पड़ता है। तो मैं जब भौतिक दुनिया की बात करता हूँ तो ये मैं हमेशा समुद्र मुझे याद आता है। क्या आता है? समुद्र के ऊपर क्या चलती हैं कि आप कभी समुद्र के करीब गए हो, आपने देखा होगा उसके ऊपर क्या चलती हैं? वेव्स, लहरें चलती हैं। तो ये जगत है तो लहरें तो चलेंगी, इसलिए तो कहा है मायावी जगत। क्या बोलते हैं? अगर अट्रैक्शन नहीं होगा, माया भी नहीं होगा, तो फिर आदमी कुछ भी आगे करेगा नहीं। और उसके साथ अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए। जड़ हमारा आध्यात्मिक है, जड़ हमारा सनातन है। तो आध्यात्म के साथ, जड़ के साथ अगर हम आध्यात्म को भी लेके चलेंगे तो दोनों का संगम ही योग है। जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को साथ लेके चले, किसी में विरोधाभास ना हो और अपना अपना कार्य करे, मुझे लगता है कि वही योग है। जी गुरुजी, हम कुछ ऐसे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ और हम देखते भी हैं समाज में ना, कि जिनके पास नेम और फेम की कोई कमी नहीं है ना, जिनके पास सब कुछ है, बट उनमें ना एक खालीपन सा रह गया। एग्जैक्टली जो खालीपन है हमें सुसाइड की तरफ लेके जाता है। ठीक है। और आपने कभी सुना होगा ना, एक पैक ले लूंगा तो मजा आ जाएगा, है ना। तो आदमी उस खालीपन को दूर करने के लिए नशा में चला जाता है। एक कश मारूंगा तो आनंद आ जाएगा। वो क्षणिक आनंद होता है, वो परमानेंट नहीं होता। तो जब तक आप खुश नहीं होंगे संदीप, तब तक वो रिक्तपन भरेगा नहीं। तो मैं अभी कुछ देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया दोनों की ज़रूरत है, दोनों को मिलाना जरूरी है। तो ये रिक्त स्थान, क्योंकि हमारी डिमांडें बहुत हो गई हैं, हमारी आकांक्षाएं बहुत हो गई हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ जो प्राप्त हो पर्याप्त है। सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर वी हैव दे हैव इनफ। जो नहीं है उसके लिए परेशान है। तो जो हमारे पास जो है उसका हम लुप्त नहीं उठा पा रहे। रिक्तता क्यों है? जो भी हमारे पास है संदीप, हम उसका फ़ायदा नहीं ले रहे, उसका हम लुप्त नहीं उठा पा रहे, और जो नहीं है उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो है उसका पूरा लुप्त लीजिए, पूरा आनंद लीजिए। जो नहीं है उसके लिए परेशान मत होइए, और आता है तो बहुत अच्छा, हम मना नहीं कर रहे। तो अभी जो हम करते हैं, हम नहीं है उसके लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए वहाँ रिक्तता भर रही है। क्या भर रही है? रिक्तता। मुझे लगता है पर योग करने से रिक्तता खत्म हो जाती है। तो आजकल जो स्ट्रेस है, वरी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, या हाइपरटेंशन के बाद बहुत बड़ा कारण है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं खाली हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे। सर, आज से 20 से 30 साल पहले की बात करें जी, तब लाइफस्टाइल भी थोड़ा अलग होता था, लेकिन लोग तब ना सेटिस्फाई होते थे।
आजकल हम देख रहे हैं कि 80 से 90% जो लोग हैं वो एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। हाँ। मुझे लगता है कि कुछ बदला नहीं है, बदले सिर्फ हम हैं। पहले आदमी बैलगाड़ी के पीछे भागता था, अभी हवाई जहाज के पीछे भाग रहा है। भाग तो पहले भी रहा है, पर मैं नहीं कह सकता कि पहले के लोग बहुत सेटिस्फाइड थे। अगर सेटिस्फाइड होते तो अंग्रेजों ने हमेशा कब्जा करने की कोशिश की, वो कभी संपूर्ण नहीं हुए। या हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए संघर्ष करता रहा। तो मेरा ऐसा मानना है, तो सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, कुछ बदलाव नहीं है। स्ट्रेस पहले भी था, अभी भी है। स्ट्रेस को कम करना है तो हमको साधना करनी पड़ेगी। कि नो डाउट्स कि पहले में और अभी में फ़ायदा है कि पहले आदमी बैलगाड़ी में चलता था तो उसी से अपनी सोच रखता था। अभी हवाई जहाज में तो उसी हिसाब से सोच रखता है। और अभी ज़्यादा देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं तो बिकॉज ये सोशल मीडिया का कमाल है। जी। क्या है? सोशल मीडिया का कमाल। पर कहीं माइनस पॉइंट भी है। एआई, अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे चीज़ें हुई नहीं और एआई पहले आपको दिखा देता है। और आजकल देखिए, पहले मुझे मालूम है जयपुर में बरसात हुआ और अजमेर का पता नहीं होता था। और आजकल मीडिया इतनी फास्ट हो गई है कि अमेरिका में कुछ चल रहा है, परेशान भारत में हो जाते हैं। चीज़ें फास्ट बदलने लग गई है। सेकंड्स में खबर पर चला जाता है। अरे पहले की बात करते तो आज सास बहू की कथा ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल की ना। घर में कोई छोटी मोटी बात होती थी तो आदमी चिट्ठी लिखता था। क्या करता था? जब चिट्ठी पहुंचती 10-15 दिन में पहुंचती थी, मामला इधर ठंडा हो जाता था। आप समझ रहे? तो वहां से जवाब आता था, तब तक तो वापस हम लोग एक हो चुके होते थे। अभी क्या हुआ, छोटा सा कोई बात हुआ, उधर घर पे पहुंच गया, अरे आ जाते मेरे पास, मैं देख लेंगे। तो अभी जो हमारे अंदर पेशेंस का लेवल है ना, जैसे हवाई जहाज की तरह हम हो गए, हम लोग स्पीड अप रील्स। तो हमारा, मुझे लगता है कि वो जो है अभी बढ़ गया है। पहले इतना नहीं था। पहले होता था तो समय लगता था, पेशेंस होता था। ये पेशेंस खत्म हो गया। पेशेंस खत्म होने का कोई कारण है कि हमारा हर चीज़ ना एक्टिव होती जा रही है, तो माइंड भी एक्टिव हो रहा है। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा कारण लगता है स्ट्रेस का, एनवरी का। आप क्या कहते हैं प्रभु? गुरु जी, मेरे को लगता है ना, पहले के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी ना, मतलब हम जैसे घर में रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते थे, सब लोग रहते थे, और वहाँ पे ना स्पिरिचुअल बहुत होते थे हम जी। सुबह से हम पूजा हो रही है, छोटे मतलब हम छोटे थे, दादाजी पूजा करें, हम जाते थे, है ना, एक भाव होता था। देखिए, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं ना, जब किसी के आप नतमस्तक होते हैं संदीप, तो हमारे अंदर भाव क्रिएट होते हैं जी। तो कभी क्या आप देखिए, अगर फलों से लदा हुआ पेड़ है, अगर फलों से तो पेड़ कैसा होता है? झुका हुआ रहता है ना। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो आपको फल भी दे रहा है और झुक भी रहा है। तो आजकल हम लोगों के अंदर झुकने का रिवाज कम हो गया है। जब तक आप झुकेंगे नहीं तो वो प्यार आएगा नहीं। तो इसलिए दोनों तरफ से मैं कहता हूँ कि अगर मैं प्यार की दृष्टि से देखूँ तो जो मेरा अपना पर्सनल रहा है, अगर हमारे माता पिता हमें थप्पड़ भी मार देते थे ना संदीप, हम तभी उतना ही प्यार करते थे। और मुझे लगता है प्यार कम हुआ नहीं हमारे जीवन में, प्यार बढ़ा ही है। और अभी कोई थप्पड़ मार के दिखा दे युवा को, आप सोच नहीं सकते क्या होने वाला अगले पल, कि हमारे पेशेंस खत्म हो गया है। और अभी जबकि माता पिता जो आजकल का युवा है, आई एम वेरी हैप्पी, जो मैरिड फैमिली हैं, बच्चे, पहली बात तो दे डोंट वांट टू कंसीव, और बच्चे होते हैं तो एक बच्चा, उसको हम एकदम कितने प्यार से रखते हैं। पहली बात तो जब मैं देखता हूँ तो बोलते हैं भैया हमारे पास तो बच्चों को पालेंगे कैसे। हाँ। तो मैं बड़ा वंडर करता हूँ कि उस ज़माने में सुविधाएं नहीं थी। क्या नहीं थी? सुविधाएं नहीं थी। अच्छा, इतना सैलरी नहीं था उस समय भी। लोग 4-5-6 बच्चे होते थे तो डोंट वरी और आपस में खेल कूद के, और बड़े भी होते, पता है अभी हमको एक बच्चा भी होता तो हमारे पैकेज तो लाखों के, लेकिन दिल हमारा छोटा सा हो गया, उन्हें पालेंगे कैसे। तो जैसे आपने कहा ना कि हम उसलिए वो भाव नहीं आ रहे। हम लोग पहले ग्रुप फैमिली में रहते थे, चाचा मौसा ताऊ जी, ऐसा हम लोग रहते थे। अभी हम लोग धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, और अलग इतने कि अब तो 2 जने हैं, एक बच्चा है, उसके लिए भी हम भी ऑफिस जाते हैं, उस बच्चे को केयरिंग करने के लिए कोई नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, भाव धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भाव। और मैं कहता हूँ योग करने से भाव आ जाते हैं, क्योंकि मुझे आपने, क्योंकि मैं योगाचार्य, तो आपने मुझे बुलाया भी इसलिए कि अगर आप योगा करेंगे तो भाव डेवलप होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं हर एक माता पिता की बात और कहना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेख से हट के। मैं कभी भी देखता हूँ जब हमारे से छोटे मेरे आके पैर छूने लगते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, अरे अरे रहने दे बेटा, तुम बड़ा हो गया। क्या बोलते हैं? तो रहने दे बेटा।
आपने एक बार रहने दिए बोला, 2 बार बोला, 4थी बार में बच्चा छूता ही नहीं है। आई एम राइट? बिल्कुल सर। और हम क्या बोलते हैं, बच्चा नालायक। जब वो छूता नहीं है तब बोलते हैं नालायक हो गया। अरे नालायक बनाया किसने है संदीप? अगर एक अपने से छोटा आपके आके चरण स्पर्श करता है, आप बोलो ना खुश रहो, मस्त रहो, तो गिव अ वंडरफुल ब्लेसिंग। ये कहने की रहने दे यार, रहने दो अभी। तो जब आप बार बार ये रिपीट करते हो तो वो कहते हैं कि चलो, रोज ही तो मना करते हैं क्या छूना है। वो संस्कार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? संस्कार में। तो इसको तो ऐसे ही संस्कार है। इसलिए मैं बड़े लोगों को कहता हूँ कि आपको आके कोई नमन करें तो बिंदास होकर के अच्छी मुस्कान देकर उनको ब्लेसिंग दें, खुश रहें, आगे बढ़ें, तो क्या दे आर ऑल्सो हैप्पी। तो ये हमको मोटिवेशन करना पड़ेगा। हम युवा तो हो रहे हैं, हम मॉडर्न लाइफ में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी आदत तो, हम जो चीज़ें से हैं, लगता है उसको बदलने का जरूरत है थोड़ा सा। वाह। अभी आपने बात बताई गुरुजी ने, उससे मेरे एक चीज़ ध्यान आई। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक माँ ने 5 बच्चे अपने है ना पाल पोस के बड़े कर दिए। अब वो 5 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं, मतलब वो संभाल पा रहे। इसलिए मेरा एक स्लोग है, मेरा टैगलाइन है, लव योर पेरेंट्स लाइक ए चाइल्ड। हम संदीप भूल जाते हैं कि हमको हमारे माँ बाप ने कितना प्यार करके पाला पोसा। हम अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं और हम अपने माँ बाप को नहीं करते। तो मैं सभी युवाओं को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, और मेरे पास कोई भी बच्चा आते हैं तो मेरे पास कुछ माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बोलते गुरुजी ऐसा अभी कुछ दिन पहले ही बोले मेरे को बच्चा रात भर सोने नहीं देता, मैं पिछले 2 साल से सोई नहीं हूँ, इंसोमिनिया हो गया है, इधर गलत सोने की वजह से मेरे कंधे में दर्द हो गया है, कमर में दर्द। ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें मेरे पास आती हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ आपने क्या सीखा? तो बोलती हैं क्या मतलब आपका? मतलब क्या आपने कहा कि बच्चा मुझे सोने देता नहीं है, रात को गोद में लेना पड़ता है, कभी वो गलत। तो आपने क्या सीखा, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब क्या आपके माँ बाप ने भी, जैसा अभी आपने कहा कि हम नहीं सो पाए, वैसे ही आपके माँ बाप भी नहीं सो पाए थे ना, आज हम भूल जाते हैं। मैंने क्या बेटा लव योर पेरेंट्स, मैं सिंपल कहना चाहता हूँ। तो हमें समझना चाहिए, और हमें ये भी समझना चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को तो प्यार कर रहे हैं और माँ बाप को नहीं कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हम भी माँ बाप होंगे 100% सर। और हमें कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मैं बाजरे की खेती करूँ उसमें से मक्का आ जाए। हम कहाँ दौड़ रहे हैं, वेयर वी आर रनिंग आई डोंट नो, और हम क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, पर आपकी ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर मेरे बच्चों से मैं आशा कर रहा हूँ कि मुझे बाद में बड़े होकर ध्यान रखे, तो सबसे पहला काम है बिना सोचे अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का ध्यान रखना। गुरुजी अभी ये इतना वो सवाल था, इसलिए आपने कहा कि क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने फील्ड में लग गए थे, 5 के 5 में लगता है कि बुढ़ी माँ को कौन देखेगा। तो एक माँ ने 5 बच्चों को संभाला, 5 बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं था, आप समझ सकते हैं। इसलिए कहा ना, हमें बहुत सारा पोस्ट आ गया, पैसा आ गया, लेकिन हमारे अंदर दिल चला गया। क्या दिल गया? दिल चला गया। तो उन बच्चों में दिल होने का आवश्यकता है। मैंने पढ़ा था सर कहीं है ना कि सब कुछ पाने के बाद है ना, मुझे लगा कि कुछ ऐसा खो दिया जी जो वो सब कुछ पाने से ज़्यादा ज़रूरी था। वो तो है ही ना। मैं बचपन से है, यहाँ तो गौर फरमाइएगा, यहाँ तो मरने के बाद शमशान सजाए जाते हैं। यहाँ तो मरने के बाद शमशान सजाए जाते हैं, मिट्टी के अनगिनत टीले भगवान बनाए जाते हैं। अगर दर्शकों को मालूम हो, जब कोई चले जाते हैं हम 13 दिन तक काम का, कुछ परिवार में तो आजकल 3 दिन हो गए, 13 दिन तक हमारे कर्म कांड रहते हैं। तो मिट्टी के अनगिनत टीले भगवान बनाए जाते हैं। जीते जी इंसान की कदर कोई नहीं करता। जीते जी इंसान की कदर कोई नहीं करता। मरने के बाद लाशों पे फूल चढ़ाए जाते हैं। देखिएगा, बहुत बड़ी बात है, लाशों पे फूल चढ़ाए। मैं देखता हूँ कि जब माता पिता मर जाते हैं तो कोई बेटा अमेरिका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, उससे पहले उसके पास टाइम नहीं था उससे मिलने के लिए। कई बार बोलते हैं कि बेटा आ जाओ, मिल के चले जाओ, पर हमारी जॉब, हमारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंट देते हैं। और मैं कहता हूँ मरने के बाद उसका आप नाले में डाल दीजिए, चाहे दफना दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ा? उस तो 5 तत्वों का ये पुतला है शरीर, 5 तत्वों में मिल गया।
तो अब हम उस पर, अच्छा कहीं लोग मैं देखता हूँ मरते हैं तो बढ़िया बढ़िया सॉल लेके आते हैं। क्या मैं जाता हूँ ना, अच्छा, तो मैं हंसता हूँ इस बात पे कि मैं बोलता तो नहीं हूँ, आज आपके सामने बोल रहा हूँ, और किसी को मेरी बातों का बुरा लगे तो मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। इंडिविजुअल थॉट से मेरे अपने विचार हैं और मैं बिल्कुल सर। संदीप के माध्यम, तो मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जब वो बंदा जिंदा था, आपने कभी उसको एक माला ला के नहीं पहनाया। आप सोचो, एक जिंदा आदमी को लाकर माला पहना दो, उसका स्वागत करो, एक शॉल पहना दो, तो कितना खुश हो जाए आप सोचो। जब वो चला जाता है तो हम उसके लिए साड़ियाँ, माताएं साड़ियाँ भी ले आते हैं, शॉल उसको नहीं चाहिए 8-10 शॉल भी चढ़ा देंगे, फूल भी चढ़ा देंगे, राम नाम सत्य भी बोल देंगे, पैसे भी चढ़क देंगे। अरे भैया, जब जिंदा रहे तब कभी लाइफ में 2 चीज़ ध्यान रखो जो मैं फील करता हूँ। एक आदमी मर रहा हो और एक पार्टी में जाना हो और कोई मरते हुए आदमी के पास जाना हो, तो मैं चूज करूँगा मरते हुए आदमी के पास जाना, कि उसमें देख पाऊँगा। पार्टियाँ तो होती रहेंगी जब जीवन है, तो इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए क्या है, तो मरने के बाद लाशों पे फूल चढ़ाए जाते हैं, और इतना ही नहीं, लाशों पे आंसू बहाए जाते हैं। आपको पता, हाय मर गया रे, ऐसा था वैसा था, और आप पूरा ऐसा लगता है पूरी उजड़ गया, ऐसा आपने देखा भी होगा। उससे पहले उसको आप उसका केयरिंग नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो, तो इसलिए लाशों पे आंसू बहाए जाते हैं। अरे लाशों पे आंसू बहाने वालों, अरे लाशों पे आंसू बहाने वालों, मोल जीवन का होता है, मोल जीवन का होता है, लाशों का नहीं। इसलिए मैं लाश तो पंचभूत में चला गया, मोल जीवन का होता है, लाशों का नहीं, और मोल ताकत का होता है, लाठी का नहीं। लाठी अगर आपको चलाना नहीं आता तो उस लाठी का कोई मोल नहीं है। इसलिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव एवरीबडी। तो आपने अभी भी मुझे कहा कि बाद में उसका वैल्यू नहीं होता, बाद में समझते हैं यार ऐसा हो गया, तो इसलिए हमको मौका देना ही नहीं चाहिए, जो मन में आए तो करना चाहिए। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ करना चाहिए, और पेशेंस तभी आता है जब आप योग करते हैं। आप कहेंगे हर जगह बाबू योग को ले आते हैं तो भाव भी योग करने से आता है और पेशेंस भी योग करने से आता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि तोल मोल के बोल, क्या बोला है, तोल मोल के बोल। तो हम कोई भी काम करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, अगर हम तोल मोल के बोलेंगे तो मुझे लगता है वो नौबत ही नहीं आएगी। जब आपने मुझे था कि बाद में हमें पछतावा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए जीवन को पेशेंस के साथ देखने से ये सब चीज़ें नहीं होंगी, पछतावा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने सर योगा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जी, योग पीस के नाम से, कब दिमाग में आया, मतलब माइंड में कब आया कि आपको लगा हो कि अब मेरे को योगा पीस मतलब एक अलग से वो स्टार्ट करना चाहिए संस्था? मैं आपको बताया 1989 में मैंने स्टार्ट किया इसके जिंदल साहिब के साथ, फिर मैं सूरज किरण जिंदल गुरुजी के बाद में निम्बालकर साहब से मिला, फिर करुणाकर गुरुजी से मिला, विक्या सांगर गुरुजी से मिला, गीता माँ से मिला। मैं सब योग शिक्षकों जो गुरुओं के साथ मिला, अलग अलग तरह से मैंने सीखा। फिर देखिए किसी में कुछ कमियां होती हैं तो अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो मुझे जो अच्छाइयाँ लगी मैंने कैप्चर करता चला गया। और आपको जान के ताजुब होगा संदीप, मैंने 15 से 20 तरह की अल्टरनेटिव थेरेपी, वैकल्पिक चिकित्साएं मैंने सीखा है साथ में। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब करने के बाद 93 से मैं योगा सिखाने लग गया था। 98 में मेरे एक मित्र ने कहा मुझे, उनका नाम सर धाकड़ है, कि आप इतनी जगह योगा सिखाते हैं, क्यों ना इसका एक पौधा लगाया जाए। मैं स्कूलों में, कॉलेजों में, पार्कों में सिखाता था, बोले किसी के अंडर में क्यों ना सीखें। तो हमने फिर 98 में योगा पीस का एक हमने नामकरण किया। कब? योगा पीस 98 का। तब हमने फॉर्म बॉम बनाए और कहीं भी क्लास लेता था तो बैनर, उस समय तो बैनर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता था। बैनर हम लोग, अब तो खैर डिजिटल लाइफ हो गया, अगर 98 की बात करता हूँ डिजिटल लाइफ नहीं था। हम वो बैनर बनता था सीडी में लेके आते थे, सीडी ले जाकर हम दुकानदार देते थे प्रिंट आउट को, प्रिंट आउट निकाल देते। तो कहीं भी हम वर्कशॉप करते थे तो पहले तो या तो वो कपड़े में लिखा जाता था या फिर बैनर निकालते थे। तो हमने फिर जहाँ भी क्लासेस लेते तो हम उस बैनर का सहारा लेते, उसके फॉर्म भरवाते, ऐसे करके हमने शुरुआत की। 2005 में ये इंस्टीट्यूट हमने इसका एक स्थान हमने किया शास्त्री नगर में। आज वहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र। 3000 हमने योग शिक्षक तैयार कर दिए, लगभग हम 25 लाख लोगों से ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड हैं।
और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ थेरेपेटिक योगा की बात है, सर वर्ल्ड में ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ सिर्फ योगा के, सिर्फ योग के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं, और हम ये कहते हैं आपको 5 दिन में, मतलब 8 से 10 सेशन में आराम नहीं आए तो नहीं आइए। तो ये जो कारवां बनता चला गया, और अब तो योग के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें निकल के आई। मैंने 2004 में फिर सब चीज़ें छोड़ दी, मैं सिर्फ योगा को फोकस किया। उससे पहले मुझे लगता था कि ठीक है, एक सदे सब धीरे धीरे होने लगी। तो 2005 में जब हमने इंस्टीट्यूट खोला तो फिर हमने सोचा कि चलो योग में, जब हमने फिर थेरेपेटिक योगा में कदम रखा तो इस तरह की बीमारियां जैसे डायरिया, फूड पॉइजन, वोमिटिंग सेंसेशन, हेडेक, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारियों का इलाज थेरेपेटिक योग के माध्यम से बड़ा इजीली होने लगा। मतलब योगा एज ए मेडिसिन। पहले हम सोचते थे 2004 से पहले कि जो योग है वो सिर्फ फिजिकली काम करता है, इन बीमारियों में उतना काम नहीं करता। जैसे जैसे हमारे गहन बढ़ता गया तो 2007 के पास तो फिर हम थेरेपेटिक योगा में खुद पढ़े, तो उसके इतने अद्भुत रिजल्ट्स की, जैसे मैंने कहा कि आजकल हम सिर्फ थेरेपेटिक योगा से रोज़ मेरे ख्याल से 300 से 400 पेशेंट एवरी डे वी आर केयरिंग, बिकॉज वी आर 3 इंस्टीट्यूट है हमारे। तो हम इतने पेशेंट हम देखते हैं, दुबई में हैं, यूके में हैं, और जयपुर में, राजस्थान में आपने देखा है जी। तो इस तरह से चीज़ कारवां बनता चला गया। अब तो योग में मेरे पास बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कॉर्पोरेट जगत के लिए अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, माताओं बहनों के लिए अलग है, जगत को कैसे खुशनुमा बनाएं, आनंदम फॉर ब्लिस वर्ल्ड, ऐसा डिफरेंट हम पिलर्स पे, शाखाओं पे कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कारवां, क्या बोलते हैं ना, कारवां बनता चला गया। तो इसलिए सोचा नहीं था, ये चीज़ें अपने आप हो गई, और आज जिस जगह पर हैं, आई एम वेरी प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे माध्यम से लाखों लोगों को खुश रहने का एक माध्यम मिलता है। और हर वर्कशॉप में जब मैं लेता हूँ, उसमें से मैं कहता हूँ अगर 100 लोगों का क्लास लेता हूँ तो मतलब अगर 2 लोगों में भी चेंजेज आया तो मेरा सक्सेस हो गया। कहते हैं शेर का बच्चा ही की अच्छा, तो हर बैच में 1-2 बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, तो आई एम वेरी प्राउड जी। अभी गुरुजी आपने बात की आनंदम की, है ना, हमारे दर्शकों को बताओगे एक बार आनंदम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से कि क्या होता है और क्या इसको अचीव किया जा सकता है। जब आनंदम की बात आई तो मैंने कम से कम 300-400 आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, ओके, और सभी धर्मों को जानने का प्रयास किया। चाहे जैनिज्म है, हमारा सनातन धर्म तो है ही, सनातन से ही सब कुछ आया है, एंड कुरान है, बाइबल है, इस तरह की सभी किताबों को पढ़ने का कोशिश किया। सबका नहीं, और सब लोगों से मिला, सब तरह के लोगों से मिला, तो सब में एक ही चाहना है, सब लोग सुख शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख शांति, अमन और चैन चाहते हैं, ये कॉमन है। अब दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी कोने में, आप लोग अंत में तुमको क्या चाहिए, बोलेगा मुझे चैन चाहिए। शुरू में जब मैं बात करता था, कोई बोलता है पैसा चाहिए, कोई बोलता है नाम चाहिए, कोई मुझे, अभी आप शुरू में मुझे कहा था नेम और फेम मिल गया तो अंदर से रिक्त क्यों है, तो कहीं बोलता है नेम और फेम चाहिए। तो नेम और फेम होने के बाद भी कई लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मेरे मन में ये बात, सवाल मेरे जहन में उठा कि मेरे पास नाम है, सब कुछ, सुसाइड क्यों करना? मैं बहुत सारा पैसा है, फिर नींद की गोली खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, क्यों? तो जब मैं सब चीज़ों की बात गया तो एक जितने भी इस वर्ल्ड में जन्म लेने वाले लोग हैं या जन्म नहीं भी लेते, लगा पेड़ पौधे भी, दे वांट टू लिव हैप्पीली। क्या चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं। इवन आपने सुना होगा कि जानवर हंस नहीं सकता, और मैं दावे से बोलता हूँ जानवर हंसता है, हमसे भी बढ़िया हंसता है। क्यों? जानवर को हंसते हुए देखा आपने? देखिए, अगर एक बछड़ा अपनी माँ को देखता है और भूखा बछड़ा हो, दूध पीने के लिए कैसा पूंछ हिलाता हुआ जाता है, मालूम है? कभी देखा आपने? हाँ। कभी आप कबूतरों को देखिए चारा चुगते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं। और आपके घर में अगर डॉगी है, जब आपको देखता है कि संदीप आ गए या किसी के, तो कैसा पूंछ हिला के भागता है। दे एक्सप्रेस द हैप्पीनेस, अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। उनका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। वो भी सोचते हैं मनुष्य पता नहीं कैसे हंसता है, हम भी सोचते हैं कैसे हंसता है। तो आनंद में आया कि अगर दुनिया में कोई भी आया है तो आनंद में रहना चाहता है।
क्या रहना चाहता है? आनंद में। आनंद। इसलिए आप पक्षी को ऐसा करोगे तो उड़ने की कोशिश करता है, उसको फियर है कि मारेगा तो नहीं, दे हैव टू फियर। तो आनंदम सोचा तो फिर मैंने कहा कि आनंद आएगी कैसे? कहने से तो आती नहीं है। कहने से आती तो वापस मैं एक छोटा सा भजन बोलूंगा, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम गाते गाते संदीप हम चले जाते हैं परमात्मा के पास, लेकिन हम परमात्मा पे छोड़ नहीं पाते। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, मैं हमेशा ये फील करता हूँ, आप चाहे सीताराम सीताराम गाइए या मत गाइए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमात्मा पे निछावर करना जरूरी है। आप कहेंगे परमात्मा मतलब आज हम यहाँ हैं, आपके साथ हैं, इस धरती में आए, कोई तो ऐसी ऊर्जा है जिसने हमें भेजा, उस ऊर्जा को नमन करना चाहिए, उस ऊर्जा को हर दिल में बसाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चाहे गाइए मत गाइए, लेकिन परमात्मा पे समर्पण कर दें। आप जानो आपका काम जाने, ये भाव आना अति आवश्यक है। तो ये भाव कब आता है? जब हम साधना करते हैं। तो इसी तरह से जब हम चीज़ें करते हैं तो वो भाव का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सबसे मुश्किल चीज़ है सर? मुश्किल, हाँ मुश्किल तो है, लेकिन वही साधना। तो आनंद, अगर आदमी आनंदित होगा तो उसके लिए हर क्षण आसान हो जाएंगे। अगर आदमी आनंद में होगा तो उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा। देखिए, जीवन में कर्म करने के दो तरीके हैं जो मैंने फील किया। एक, जीवन का कोई भी काम हो, कैसी भी परिस्थिति आए, आप हंसते मुस्कुराते उसको फेस करिए। दूसरा तरीका, हाय 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 करके माथा पटकिए, मोहल्ले वाले को बुलाइए। तो कौन सा तरीका बेहतर है? पहले वाला, है ना? इसलिए जो आनंदम के प्रकल्प, अगर आप ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं एज ए बॉस, अगर आप अपने स्टाफ का हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो वहाँ का ऑरा बदल जाता है। ये स्टाफ की बात करता हूँ, अगर स्टाफ अगर मुस्कुराहट आनंदित होकर अगर अपना काम करे तो काम उसका बेहतर होता है, बॉस भी खुश होता है। एक माताएं बहनें अगर आनंदित होकर खाना बनाएंगी तो घर का माहौल सुंदर हो जाता है। एक स्कूल्स का टीचर अगर आनंदित होकर बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे आनंदित हो जाएंगे, और बच्चे आनंदित होकर पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन। तो मैंने ये फील किया कि जो आनंदम है, कहना बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा था सीताराम सीताराम कहिए, कहना बहुत आसान है, उसको लाइफ में फॉलो करना मुश्किल है। क्या करना है? फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भजन गाना बहुत आसान है, उस पर छोड़ देना मुश्किल है। तो जब हम योग करते हैं, क्या करते हैं? योग, तो हमारे अंदर फॉलो अपने आप होने लग जाता है। इसलिए योग में कहा कि कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। योग क्या बोलते हैं? आप अपनी बात करिए। किसकी बात करिए? अपनी बात। और हम जब मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? लोगों की, दूसरों की बात करते हैं। तो आनंदित आदमी स्वयं की बात करेगा, दुखी आदमी दूसरों की। वो हमेशा देखते हैं, और नुक्स क्या बोलते हैं, कमियां निकालने में। जो असंतुष्ट आदमी कमियां निकालने में लगा रहता है, और संतुष्ट आदमी छोटी मोटी कमियों को देखता नहीं है। तो इसलिए जो योग है, जो आनंदम प्रकल्प है, लोगों को एक आनंद तक पहुंचाने की बात है। और मैं जब आनंद की बात करता हूं तो मैं कहता हूं दुनिया में 3 ही जाति है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। 3 ही जाति हैं, जिसको हम अर्धनारीश्वर भगवान को भी हम बोलते हैं। और एक ही पार्टी है, वो है परमात्मा की या मनुष्यता की। जो आनंदम प्रकल्प है, हम कहते हैं मनुष्य से प्यार करो, सब मनुष्य एक है, वहाँ जात पात कोई नहीं है, ठीक है? परमात्मा एक है, हम 3 हैं। तो उस प्रकल्प को लेकर आनंदम चला है। जब हम योग को तहे दिल से करते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, मन कैसे प्रफुल्लित होगा, और हमारा आध्यात्म का विकास कैसे होगा, वो आनंद में बताया जाता है प्रैक्टिकली। और जब लोग उसको करते हैं तो दे आर सेइंग, कहने लग जाता है कि हाँ आनंद मिला, कि आनंद की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जगह नहीं। इसलिए आनंदम प्रकल्प है जी। अभी गुरुजी हमने बात की योग और धर्म की, है ना? तो योग और धर्म कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से? योग तो अपने आप में कहा ना, परम आनंद तक पहुंचने की बात है। जब आप आनंदित हो जाता है तो उसके लिए कोई धर्म मायना नहीं रखता है ना। इसलिए हम पता है महात्मा क्या बोलते हैं? महात्मा, महान आत्मा। जब आदमी एक लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके लिए धर्म, जाति पाति, धर्म तो एक नियम है। क्या है? एक सिस्टम है। आज
अपने अपने तरीके से चलाने की। देखिए मुस्लिम एक धर्म, मुस्लिम में उनके काम करने के परिपाटी को उनका एक धर्म मान सकते हैं। हिंदुइज्म का एक अपने परिपाटी, उस बोलते ना अपने धर्म में चलो, अपने तरीके से चलो, एक तरीका बन जाता है कि जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका। क्या करने का? व्यवस्थित करने का तरीका। आप एक अपना घर चलाते तो अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए एक मुखिया होता है कि भैया ऐसे ऐसे नियमों को पालन करो ताकि हम आराम से रह सकें। इसलिए धर्म भी अलग अलग हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने अपने लोगों को अपने अपने परिपाठ से चलाने का एक माध्यम है, लेकिन सभी का पर्पज एक ही है, परम आनंद की अवस्था। सभी धर्म ये चाहते हैं कि जीवन सुकून हो, और हमारा सनातन तो कब से ही कहता है वासुदेव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वासुदेव। ये संसार ही एक परिवार है। तो वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है। धर्म मतलब ये संसार ही एक परिवार है। और परिवार कब होगा? जब हमारे अंदर प्यार होगा। प्यार ही नहीं होगा तो परिवार अच्छा चल ही नहीं सकेगा। यही पंगे हो रहे हैं, ये तेरा धर्म है, तेरा धर्म है, तेरा धर्म। अपना अपना कर्म करें और मस्त रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे केस जो आपको अभी भी याद हो, जिसमें कुछ ऐसे सरप्राइज हो गए हो आप देख के कि ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ। एक अम्मा अपने बिटिया को लेके आई, बोले उनको नींद नहीं आता और जब भी आंखें बंद करती हैं तो उनको भूत नजर आता है। ओके। क्या नजर आता है? भूत। तो मैंने पूछा कब से? बोले 3 महीने से वो सोई नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 3 महीने से नहीं सोए तो आदमी तो पागल हो जाए। तो उनको वैसे ही जाना चाहिए तांत्रिक के पास। किसके पास? झाड़ी फूक करते हैं। तो मेरे पास आई। मैंने उनको देखा, उनकी हिस्ट्री को मैंने लर्न किया, उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, समझा चीज़ों को कैसे कैसे हुआ। मैंने डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट कि मेरे यहाँ कोई भी आता है तो मेरे वी आर 40 पीपल्स, हमारे इंस्टीट्यूट में 40 लोग हैं। मैं से प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, मेरे टीचर्स दे आर केयरिंग। तो उनको प्रोग्राम दिया तो 10 दिन में उनको थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा। ठीक है, और नींद आने लगा तो भूत भी थोड़ा कम दिखने लगा। तो मुझे याद है 3 महीने में एकदम घोड़े बेच के सोने लग गई और कोई भूत नहीं था। तो ये मैं नहीं जानता होता है कि नहीं होता, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं उनके हिस्ट्री में गया, उनसे जब मैं किसी से डायग्नोसिस का पार्ट्स होता है तो मैं पूछता हूँ कि ये घटना कब से हुई, क्या हुई, क्या सदमा हुआ। तो हर एक से चीज़ें होती हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी चीज़ थी कि वो नहीं सो पाते, जो मुझे फील हुआ। तो हमारे जो योगा का प्रोग्राम लगभग 1.5 से 2 घंटे का हर किसी का होता है। तो मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। क्या नहीं है? शॉर्टकट नहीं, पर ट्रीटमेंट 100%। तो आई एम वॉन्डरिंग, तो मैं कभी कभी हंसता हूँ, कभी भी क्लास में जिक्र करते हैं, मैंने आपको किया। ऐसे ही एक सज्जन आए, इज अ वेरी गुड पर्सन। उनका अपना बैंक था, तो उन्होंने बोला कि नाक, किसी ने मेरे यहाँ रेफ़र किया था, तो उनका नाक का हड्डी बड़ा था, तो उनको ऑपरेशन के लिए कहा गया था। और किसी ने ज़बरदस्ती लिया कि उनका नाक का ऑपरेशन नहीं कराना है, आप इसका इलाज करिए। तो क्योंकि जब हम बुद्धिमान होते हैं तो मुझे हमेशा लाइफ में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि बुद्धिमान लोगों को सिखाना बड़ा मुश्किल है हमें। जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वे कांट टीच देम। जो इंटेलिजेंट नहीं होते आप जैसा बोलोगे वैसा मान लेंगे। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि ये बताइए कि नाक की हड्डी बढ़ गई, आप उसको छोटा कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे? मैंने कहा हड्डी बड़ी कैसे? मैंने कहा कि ये बढ़ेगी, बोले अपने आप बढ़ी, अपने आप ही सही हो जाएगी। तो मैंने उस बेस पे उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और 4 महीने में एकदम नॉर्मल हो गए, ब्रीदिंग शानदार हो गई। तो जब मैं बात करता हूँ तो बोलता हूँ आपको तकलीफ क्या है? सपोज नाक की हड्डी बढ़ी, सांस लेने में दिक्कत है, बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, इस तरह के डिजीज फ्री होना चाहिए, मतलब सांस लेना अच्छा चाहिए, कोल्ड कफ नहीं होना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें। तो 4 महीने हुए 100% फाइन। तो ऐसे ही एक महिला, अभी तो ना इसे 70, जब 6 इयर्स की थी, मेरे पास किसी ने कहा कि साहब, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 दिन में आराम नहीं आए। मैं पहले 5 दिन बोला था। जो जयपुर से बाहर रहते हैं उनको 5 दिन के लिए बुलाता हूँ, उनको सुबह शाम ट्रीटमेंट देता हूँ 2-2 घंटे। जो जयपुर के वासी उनको एक ही बार बुलाता हूँ 10 दिन। तो उनको 5-6 डॉक्टर्स से उन्होंने राय लिया, तो सभी ने कहा कि भाई आपका पैर का कार्टिलेज घिस गया है, इसका ऑपरेशन कराना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। मैंने उनको कहा 10 दिन वेट करो, उसके बाद कराना है करो। तो 10 दिन बाद बोले कुछ तो आराम आ रहा है, मुझे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आया। मैंने कहा अब 2 बातों का ध्यान रखना है। बोले ग्राफ नीचे आए तो तुम्हारी गलती,
मैं तो ग्राफ थोड़ा 1-2% ऊपर आए तो मेरा बात है, अब ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, ग्राफ ऊपर लाना है। और जिस दिन नीचे आए उस दिन चिंतन करो, क्या करो, और मनन करो कि क्यों आया। ऐसा करके 3 महीने तक वो मेरे पास आई। फिर किसी ने उनको भटका दिया, अरे तुम कहाँ जा रही हो ढाकाराम जी के पास योगा पिस, वो तो उल्टा लटकाते हैं। मेरे यहाँ आप भी आए हैं तो किसी को उल्टा लटका देते हैं, किसी को रस्सी से खींच रहे हैं, किसी को घोड़ा दे रहे हैं। तो मेरा ये थेरेपी होगा हम प्रॉप्स के सहारे से करते हैं। तो किसी ने उनको डरा दिया, बोले साहब वहाँ तो मत जाओ, तो उल्टा तोड़ फोड़ देंगे, उल्टा रस्सी वस्सी लगा के खींचते हैं और उल्टा लटका देते हैं, वहाँ कहाँ जा रहे हो। और शुरू में सच्ची बोलूँ तो जब मेरे पास लोग आते डरते हैं, अरे वहाँ मत जाना भैया, वहाँ तो लटका देते हैं लोगों को। जब हमने ये शुरुआत किया था, अब तो खैर नॉर्थ इंडिया में लाने वाले सर हम पहले हैं थेरेपेटिक योगा को। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, और क्योंकि मैंने कहा 3000 टीचर हमारे हैं तो बहुत सारे हमसे ही सीख के खुले हैं। बिल्कुल। जब तब होता था लोगों को डर लगता था, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर 3 महीने बाद फिर भड़क गई, बोले आप कैसे सही करते हो। मैं एक सिंपल सवाल पूछा उनसे, हड्डी टूटता, आपसे भी पूछता हूँ संदीप, हड्डी टूटता है उसको जोड़ता कौन है बताइए। शरीर ही जोड़ता है। हाँ? अपना शरीर ही जोड़ता है। अगर हमारा शरीर का हड्डी टूटेगा तो हड्डी हील अपने आप होता है। डॉक्टर सेट करते हैं, क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसलिए हम प्लास्टर भी बांधते हैं। प्लास्टर बांधने का मतलब है कि जिस एंगल से आपने हड्डी को सेट किया वो मूवेबल नहीं, और मूवेबल होगा तो हड्डी तो जुड़ेगी लेकिन उल्टा फुल्टा जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमने फील किया कि अगर कार्टिलेज खत्म हुआ तो कार्टिलेज आ भी सकता है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो 1 साल लगे, 1 साल बाद उन्होंने वापस एक्सरे कराया तो घुटना एजिटीज था। तो इस तरह के बहुत सारे केस हैं, ऐसी बीमारियां जहां स्पेशली डायबिटीज़ के लिए मैं कभी भी दावा नहीं करता। मैं कहता हूं करने वाले परमात्मा है, मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। एक बच्चा जो है, मोहित नाम है उसका, वो 64 यूनिट इंसुलिन रोज ले रहा थे। 64 यूनिट इंसुलिन। और उनके घर वाले और एक बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सजा होती है कि जब एक 9-10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ का 64 यूनिट रोज़ लेने लग जाए तो माँ बाप लिए तो क्या, वो सब कमाई। मैंने शुरू में हमारे पेरेंट्स को लेके बात हुई कि उनके लिए तो कमाई वही है। तो कितनी बड़ी बात है, माँ बाप कितने डिप्रेशन में आते हैं। अभी वो बच्चा नहीं ले रहा, 1 साल लगा। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत केस हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, सही होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, शॉर्टकट नहीं है। ट्रीटमेंट तो 100% है, शॉर्टकट नहीं है। सर एक चीज़ और गुरुजी है ना, लोग योगा की बजाय है ना, जब भी कोई बीमारी होती है या कोई डिजीज होती है ना, लोग योगा की ओर आने की बजाय मेडिसिन की ओर जाते हैं। ऐसा क्यों? अभी भी हमारा बात हुआ था ना, आदमी फास्ट चाहता है, तुरंत प्रभाव चाहता है। तुरंत एलोपैथिक आपने लिया तो तुरंत उसका इफेक्ट आता है, तो आपको लगता है कि बीमारी चली गई है। इसलिए सबसे पहले मुझे जो फील होता है कि दे आर गोइंग टू फर्स्ट एलोपैथिक, देन होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी एंड ऑल ना, लास्ट फाइनली वो एक ढाकाराम है उसके पास वो कुछ कहते, तो लास्ट में हमारे पास आते हैं। तो पहली बात तो योग को 2 दृष्टि हैं संदीप। शुरू में हमने बात की, आपने मुझे कहा था योग का मतलब क्या है, आपको याद होगा, है ना। मैंने कहा था आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। और हमने योग को निरंतर अपने जीवन में किया, नियमितता के साथ, तो आपको बीमारियां आएंगी नहीं, आप स्वस्थ होंगे, जीवन बहुत खूबसूरत होगा। दूसरी बात है, बीमारी आ ही गई, क्या हो गया, बीमारी आ ही गई। जैसे आपने कहा कि बीमारियों का समाधान के बारे में, तो योगा एज ए मेडिसिन, योग मेडिसिन की तरह काम करता है। उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस चाहिए होता है। तो हर एक बीमारी का, दर्शकों में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कभी कभी जब लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं गुरुजी एक पॉइंट बता दो, एक आसन बता दो। तो आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट, एक आसन का बात नहीं है, एक सीक्वेंस बनता है। डायबिटीज़ है, बीपी है, पीसीओडी है, थायराइड है, या पार्किंसन है, पैरालिसिस है, हर एक बीमारियों का 15 से 20 तरह का आसन होता है। कितना? 15 से 20 तरह। उसको करने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है। जब तक हम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं 100% सही होने की बात नहीं करता। इसलिए मैं शॉर्टकट की बात नहीं करता, ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। इसलिए बहुत अद्भुत रिजल्ट्स इसके अंदर। जी, अद्भुत रिजल्ट से ध्यान है गुरुजी, है ना। इसलिए एलोपैथिक में लोग जल्दी जाते हैं, उधर कुछ करना नहीं पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता। अब मेरा सिर दर्द, एक गोली खा लिया, बात खत्म। मैं कहूँ योगा से सही करो तो 1 घंटा देना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं 1 घंटा क्यों दें, लेकिन
योग आपको हॉलिस्टिक अप्रोच, आप आते शरीर के बीमारी के लिए हैं, आपके मन की बीमारी सही हो जाते हैं तो बड़ी बात है। तो इसलिए लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। आए थे घुटने के दर्द के लिए, मैं इलाज कमर का भी कर दिया, मन का भी कर दिया। तो हम हॉलिस्टिक अप्रोच से करते हैं, लेकिन अभी हेल्थ के प्रति लोग बहुत अवेयर हैं। तो मुझे लगता है कि पहले के आप जैसा युवा आज मेरे साथ बैठ के अगर पॉडकास्ट में ये बात कर रहा है योग की बात, तो इसमें कोई शंका ही नहीं है कि हम योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। एक गुरुजी, एक सुदर्शन क्रिया जी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है जी। सुदर्शन क्रिया एक तो हमारे दर्शकों को बताइए गुरुजी होती क्या है और क्या वो सबके लिए सेफ है? देखिए, हम ओम बोलते हैं, उधर सोहम है। सुदर्शन क्रिया के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं गया। ये रविशंकर जी के माध्यम से बनाई हुई क्रिया है, एक ध्यान की पद्धति है। तो जब भी कोई भी पद्धति तो अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई भी चीज़ बनाता है तो अपने ढंग से बनाता है, वो भी आध्यात्म को जोड़ने का एक तरीका बहुत अच्छा है। तो नो डाउट्स बहुत अच्छा है, करने से होगा और करना चाहिए। तो इसमें तो नहीं अच्छा था तो सवाल ही नहीं उठता है। उसकी पूरी प्रक्रिया को मैंने क्योंकि किया नहीं है तो इसलिए मैं उसको बता नहीं सकता। मैंने किया नहीं, मैं बताऊंगा, बता कैसे सकता हूँ। लेकिन कोई भी अगर स्पिरिचुअल चीज़ अगर हमको आगे बढ़ाती तो आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। जी गुरुजी, कोई भी जो हमारा दर्शक अभी हमें देख रहा है और मान लीजिए वो डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है ना, परेशान है, वो 5 मिनट की ऐसी कौन सी ब्रीथ की कुछ वो है प्रोसेस जो वो करे और वो सही हो जाए? देखिए, सही होने के लिए तो पैटर्न नहीं, मैंने कहा कि सही होने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन क्षणिक राहत, जैसे आपने मुझे कहा था ना कि आदमी को एक पैक लेता है तो लगता है कि मुझे रिक्तता भरने के लिए कुछ क्षण के लिए भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ध्यान की कई पद्धतियाँ हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा है तो हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करके देखा जा सकता है। आपको लगता है सुविधा है, लेकिन चीज़ें तो करने से ही होगी। क्या होगी? करने से ही होगी। मैं हमेशा क्या होता है कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम की बात करता हूँ तो मिनिमम 4 मिनट करना, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। जैसे सिंपल की श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना। इसको सीखने के लिए भी मुझे ढंग से सिखाना है संदीप, तो लगभग मुझे 1 घंटा लगता है। एक तो बोलना कि करो, एक है कि फॉलो करना, बहुत फ़र्क है। सच बोलो, क्या जाता है? जब सच बोलना पड़े तो सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए साधना करने से होगा। तो मुझे लगता है कि कभी हम एक स्पेशल ऐसा सेशन जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाएं और दर्शकों को उसका मालूम हो तो करेंगे तो अच्छा है। और बहुत अच्छा है ध्यान, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। सपोज आप कहें तो 2 मिनट करके 5 मिनट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कहीं भी बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, अपने आंखें बंद करें। आप मेरे साथ कर सकते हैं, हमारे दर्शक भी 2 से 3 मिनट अनुभव करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो रसगुल्ला मैं खाऊंगा और फायदा आपको मिले, ऐसा नहीं है। तो इसलिए संदीप को भी करना है। हम 3 मिनट का एक प्रायोजन कर लेते हैं। आप जहाँ पर हैं सीधे बैठे और मैं दर्शकों को कहूँगा आप भी शांति से हमें देखते हुए बैठ जाइएगा, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। आंखें बंद करें। आप कुर्सी पर हैं, सोफे पर हैं या गाड़ी में बैठे हैं, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अभी देखिए मत, सिर्फ आंखें बंद करके सुनिए। 3 मिनट में मैं आपकी आंखें खोल दूंगा। हमारा लोअर बैक, अपर बैक, नेक शुड बी स्ट्रेट। कीप योर चेस्ट ब्रॉड, छाती को फुला दें लाइक हनुमान जी। एंड ऑल्सो रिलैक्स आवर एब्डोमिनल मसल्स। पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स छोड़ दें। बाहर की दुनिया से अपने मन को हटाकर अंतर्मुखी होना। और अंतर्मुखी होने के लिए अपने आंखों को बंद कर लें। हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में। सब कुछ भूल जाइए, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है उसे देखना। चेहरे की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स और चेहरा मुस्कुराता हुआ, क्योंकि शुरू में हमने चर्चा किया था हम सभी
सुख शांति और आनंद चाहते हैं, इसलिए चेहरा भी खिला हुआ। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारे श्वासों में, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना, हमारा सारा ध्यान, our whole concentration on our breath. Breath, not just breath, it's our life. श्वास हमारा जीवन है, सिर्फ श्वास नहीं है। तो मैं कहता हूं, अपने जीवन को देखें। श्वास का अंदर लेना, इट्स लाइव, जीवन है, और श्वास को निकालना, इट्स अ डेथ, मृत्यु है। हम हर पल हर क्षण जीवन और मृत्यु के बीच में रहते हैं, उसे हम देख रहे हैं। श्वास भरते हुए महसूस करें, हमारा पहले पेट फूल रहा है, फिर छाती। श्वास निकालते हुए पहले छाती पिचक रहा है, फिर पेट। पूरी तरह श्वासों में खो जाइएगा। जस्ट 1 minute more, not more than. You and your breath, we can say we and our breath, हम और हमारा श्वास। धीरे आंखें खोल लें, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, आप जहां बैठे हैं वहां पर आपके पास सुकून है। तो मैं दर्शकों के माध्यम से आपसे कहूंगा, संदीप, ये तो टेलर था, कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। ये टेलर था जिसे हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ऑफिस में टाइम नहीं, घर में टाइम नहीं। आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, कार में हैं, ऑटो में हैं, रिक्शा में हैं, थोड़ा इनवर्ड हो जाना अंतर्मुखी, तो आपको सुकून मिलने ही लग जाता है। तो गुरुजी, आपको लगता है जो योगा है उसको एजुकेशन सिस्टम में ऐड ऑन करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जब स्टार्ट से वो चीज़ें सीखता हुआ आएगा एक इंसान, तो रूट्स को छोड़ेगा नहीं। 100% एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, और कहीं जगह पर शुरू भी हो गया है। सबसे बड़ी बात ये, हम कहते हैं गुरुकुल पद्धति। चलिए, पहले बच्चा गुरुकुल में जाते थे तो हर चीज़ सीख के आते थे, उसी तरह से अभी स्कूलों में भी शुरू हो गया है, और होना ही चाहिए। लेकिन मैं जो फील करता हूँ, स्कूलों में शुरू तो हो गया, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स शुरू हुआ है, ठीक है ना, उधर वो योगा को हम लोग, मैं सभी क्षमा चाहूँगा, मैं क्षमा इसलिए मांगता हूँ कि किसी को मेरी वजह से ठेस नहीं लगे, और मेरा कोई भाव नहीं है किसी को भी ठेस पहुँचाना, किसी की अवहेलना करना। हम योग के दृष्टि से नहीं कर रहे हैं आजकल, हम एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज के रूप में हमने जंपिंग करा दिया, क्रियाएं करा दिया, बहुत सारे सूर्य नमस्कार करा, वो योग परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो हमारे सिलेबस में जुड़ना ही चाहिए, इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है, आनंदम फॉर स्टूडेंट। क्या प्रोग्राम है? आनंदम फॉर स्टूडेंट। वो एजुकेशन से लेकर है। अगर बच्चा आनंद में रहेगा तो एजुकेशन कैसा होगा? आनंद में रहेगा। अगर टीचर, शिक्षक बच्चों को आनंदित होकर पढ़ाएंगे तो आनंद में, बच्चे आनंद में पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और मेमोरी शार्प होगी, और उनके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। और माता पिता बच्चे को एक आनंद में परवरिश करेंगे। क्या होता है, माता पिता ना बहुत सारी चीज़ें थोप देते हैं। क्या कर देते हैं? थोप देते हैं स्कूल वालों पे कि उनकी रिस्पॉन्स है। तो जब तक माता पिता और शिक्षक का समन्वय और बच्चे का समन्वय नहीं होना, तो एक अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकता। तो 100% ये एजुकेशन होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन उसको और प्रॉपर वे पर होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये तो नींव है हमारा, हर किसी की ज़रूरत है योग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को चाहिए।
बच्चों के साथ शिक्षकों को भी चाहिए, शिक्षक माता पिता को भी चाहिए, तब जाके खूबसूरत, मैं कहता हूँ ना, ब्लिसफुल वर्ल्ड, आनंदमय दुनिया तब हो सकती है। जी। अभी गुरुजी आप योगासना प्रीमियम लीग के जनरल डायरेक्टर हैं। जी। आपको लगता है गुरुजी 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें योगा होना चाहिए एज ए स्पोर्ट्स? इसका प्रोसीजर चल रहा है। हमारे मित्र इंडियन योगा एसोसिएशन उसके पीछे कई सालों से वो इस पे कार्य कर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और हम जयपुर योगा लीग हम पिछले कई सालों से SMS स्टेडियम में, क्योंकि माना हुआ स्टेडियम में हम लोग करा रहे हैं और इस साल भी अगस्त में है। आने वाले समय में जयपुर हम प्राइमर योगा लीग भी लेके आ रहे हैं, जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर अभिनव जोशी उसके पीछे लगे हुए हैं जी। और मैं पूरा कंधे से कंधा मिला के उनके साथ है। और आने वाले समय में देखिए, योगा में तो कंपटीशन नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को बताऊं, कभी कभी लोगों में कन्फ्यूजन होता है योगा में क्या, योगा में कंपटीशन नहीं हो सकता। योगा का मतलब है परम आनंद की अवस्था, तो आनंद में कैसे कंपटीशन होगा, अपने इंडिविजुअल थी। लेकिन योग आसन प्रतियोगिता, क्या योगासन प्रतियोगिता वो हो सकता है, तो हो सकता है आने वाले समय में ओलंपिक में आए, इसकी प्रिपरेशन भी चल रही है, तो मे भी आने के पूरे चांसेस हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और भारत सरकार ने योगा एज ए स्पोर्ट्स, योग आसन में बोलता हूँ, तो आप लोग योगा इस कंपटीशन नहीं, योग आसन प्रतियोगिता जो है वो आएगा। मुझे पूरा है कि ओलंपिक में आ जाता है तो बहुत सारे लोगों का करियर वैसे भी अभी बन रहा है, योग में जब बहुत ज़बरदस्त करियर है। और मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं हमारे इंस्टीट्यूट की मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ के बच्चे दुबई में हैं, UK में हैं, और दे हैव गॉट वंडरफुल पैकेजेस। तो आई एम फीलिंग प्राउड। और एज ए स्पोर्ट्स भी होगा तो ये इस योगा स्पोर्ट्स ना उंगली पकड़ाने वाली बात है। क्या है? उंगली पकड़ाने वाली बात, ताकि हम पूरा उनको पकड़ लें। तो ये लॉलीपॉप है उनको योग में लाने का। जब आदमी को कुछ मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, कुछ मिलता है, तो दे आर मोर एक्टिवेटेड। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है और मुझे लगता है कि ओलंपिक में आएगा तो और इसके वैल्यू जो है योग आसन की बहुत बढ़ जाएगी। जी गुरुजी, आपको लगता है अगर योगासना 2036 के ओलंपिक में आता है तो एज ए कंट्री इंडिया हम डोमिनेट करेंगे योगासना में, या फिर हम अपने ही गेम में पीछे रह जाएंगे? समय बहुत बलवान है। मैं तो कहता हूँ योग में योगी हूँ, मुझे अगले पल का ही पता नहीं, तो मैं इतना लंबा नहीं सोचता। लेकिन हम अपना प्रयास बेस्ट करेंगे तो प्रयास करना चाहिए। कहा भी है अगर गीता में कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्या करो? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हमको कर्म करना चाहिए। अभी 2036 के लिए हम बहुत सारा नहीं सोचते, लेकिन हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो गुरुजी, आपके पास टाइम कम होने की वजह से ये हम पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से हम दोबारा से मिलेंगे आपसे। जरूर दर्शकों के साथ मिलेंगे। और दर्शकों, आपको भी अगर कुछ भी सवाल पूछना हो तो हमारे संदीप बेटा जी से जरूर पूछें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों का हम जवाब देने का कोशिश करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, है ना। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने आनंद के साथ, चाहे युवा हों, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे भाई बहन हों, कॉम्प्रोमाइज मत करें कि जीवन का कुछ पता नहीं। और योग भी यही सिखाता है कि हर पल में जियो। क्या जियो? हर पल में जियो। तो इसलिए आप हर पल का अच्छा अनुभव करें। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने मुझे कहा था आप जिम करते थे, उससे आप योग से भी प्यार करने लगे हैं, तो सभी चाहे जिम करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा दें ताकि बाकी समय बहुत सुंदर हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी वर्कआउट करें उसमें प्राणायाम को जरूर ऐड करें। अगली बार समय हुआ तो बात करेंगे। और ध्यान जरूर करें। थोड़ा सा अंश अभी दिखाया था, 3 मिनट हम सभी ने मिलके ध्यान किया था, एक छोटा सा झलक था। तो यही मैं कहना चाहूँगा आप सभी। हरिओम सर। हरिओम तत्सत।